तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फेंग युआन गू रूम से अपने लिए मूनलाइट गू को चूज करता है और वहां से डायरेक्ट एक वाइन की शॉप पर आ जाता है, जहां से वह अपने लिए 2 जार ऑफ वाइन लेता है। लेकिन जैसे ही वह वाइन शॉप से वाइन लेकर बाहर निकलता है, तभी वहां फेंग जैंग आ जाता है, जो उसे घर चलने के लिए कहता है। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग युआन और फेंग जैंग अपने अंकल और आंटी के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी आंटी कहती हैं, पलक झपकते ही तुम दोनों 15 साल के हो गए हो और अब तुम दोनों गू मास्टर बन गए हो। खासकर फेंग जैंग तुम, हमने तुम दोनों को 6-6 प्राइमल स्टोन देने का वादा किया था, तो ये रहे तुम्हारे 6-6 प्राइमल स्टोन। जो लेकर फेंग जैंग आंटी को थैंक यू कहता है, लेकिन फेंग युआन कुछ भी नहीं कहता। तभी आंटी कहती हैं, अरे इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हमने हमेशा तुम्हें अपने बच्चों की तरह माना है, हमें तुम पर गर्व है कि तुम दोनों गू मास्टर बन गए हो। आंटी आह भरते हुए कहती हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, अगर हम असली परिवार बन सकें तो कितना अच्छा होता। आंटी की बात सुनकर अंकल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंट और मैं इस बारे में काफी समय से चर्चा कर रहे थे कि हम तुम दोनों को अपने असली बच्चों के रूप में अपनाना चाहते हैं, ताकि हम एक असली का परिवार बन सके। तो फैंग जैंग, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम हमारे सन बनना चाहो? जो सुनकर फैंग जैंग खुशी से कहता है, बेशक मैं तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से एक असली परिवार चाहता था। अंकल और आंटी के साथ परिवार बनने के काबिल होना, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। जो सुनकर अंकल और आंटी कहती हैं, तो अब से तुम्हें हमें अंकल और आंटी कहना बंद कर देना चाहिए और हमें फादर और मदर कहना चाहिए। जो सुनकर फैंग जैंग अपने आंखों में आंसू लिए अपने अंकल और आंटी के सामने बो डाउ करता है और उन्हें फादर और मदर कहकर बुलाता है। जो देखकर आंटी थोड़ा आंसू बहाते हुए कहती हैं, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे। पिछले 10 वर्षों में हमने तुम्हें यूं ही नहीं पाला। तभी अंकल फैंग युआन से बोल पड़ते हैं, फैंग युआन, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम हमें अपने फादर और मदर के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहोगे? जो सुनकर फैंग युआन एकदम साइलेंट रहता है, उसके ओर से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। जो देखकर अंकल कहते हैं, यदि ऐसा है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम पहले से ही 15 साल के हो गए हो, तो अब तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। इस तरह तुम अपने फैंग फैमिली के ब्लड लाइन को भी आगे बढ़ा पाओगे। हमने तुम्हारे लिए 200 स्पिरिचुअल स्टोन तैयार किए हैं, ताकि तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सके। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मुझसे और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और वो अपने वाइन के जार को उठाता है और वहां से जाने लगता है। जो देखकर फैंग जैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। तो फैंग जैन अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप चिंता मत करिए, ब्रदर अभी ब्रदर अभी थोड़ा दिमाग से सोच नहीं पा रहे, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर अंकल कहते हैं, रहने दो, कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुझे यकीन है वो समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जिसके बाद फैंग जैंग भी वहां से निकल जाता है। फैंग जैंग के जाने के बाद अंकल और आंटी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अंकल कहते हैं, उस बास्टर फैंग युआन से निपटना बहुत मुश्किल है। जो सुनकर आंटी कहती हैं, हाँ, हम उसके मदर और फादर के द्वारा छोड़े गए इनहेरिटेंस को पा सकते थे, अगर वह अगर हम उसे अडॉप्ट कर पाते। लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि जब तक वह 16 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसके मदर फादर का इनहेरिटेंस उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने प्लान बनाया था, वो प्लान फेल हो गया। जो सुनकर अंकल कहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने फैंग जैन को तो अपनी तरफ कर लिया, और वैसे भी फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट है। जो सुनकर आंटी कहती है, लेकिन फिर भी वह लड़का बहुत चालाक है, हमें उसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? जो सुनकर अंकल कहते हैं, यह ठीक है, हम बस उसे 16 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उसे उसके क्लैन से बाहर निकालना होगा, जिसके बाद वह डेफिनेटली अपने फादर और मदर के इनहेरिटेंस को खो देगा। हम्म फैंग युआन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अगर तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो, तो अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम ही होगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग युआन दिखाया जाता है, जो मून फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है, वे दोनों यही सोच रहे होंगे कि कैसे मुझे मेरे फैमिली से निकाले। तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे फ्रेम किया था, जिसकी वजह से मुझे मेरे फैमिली से निकाल दिया गया।
देखता हूँ इस बार तुम मेरे खिलाफ क्या साजिश करोगे। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में तो अपने मदर फादर के इनहेरिटेंस को खो दिया था, जिस वजह से मुझे 2 साल लग गए गो मास्टर रैंक 1 के पीक तक पहुंचने में। लेकिन मुझे ये अच्छे से मालूम है कि मेरे पास कोई आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड नहीं है और ना ही कोई मेंटोर जो मुझे सिखा सके। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए इनहेरिटेंस पर रिलाई कर सकता। अपनी इस लाइफ में मैं वही मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। छोड़ो इस बात को। अभी जो मेरा मेन फोकस है उसे मुझे उस फ्लावर वाइन मॉन्क के डेड बॉडी को फाइंड करने में लगाना चाहिए। जिसके बाद वह वाइन के जार को लेता है और वाइन पीते पीते बैम्बू फॉरेस्ट की ओर जाने लगता है और जाते हुए कहता है, कितनी ठंडी हवा है आज यहाँ पर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग जैंग दिखाया जाता है जो अपने असाइनमेंट को कर रहा होता है और कहता है, मदर और फादर आप बेफिक्र हो जाइए, इस बार के असेसमेंट में मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। तभी वहां किसी की आवाज आती है जो कहती है, यंग मास्टर फैंग जैंग आप पहले नहा लें, मैं आपके लिए गर्म पानी तैयार करके लाई हूँ। जो आवाज सुनकर फैंग जैंग कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। जिसके बाद वह उसे अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद वह सर्वेंट अंदर आती है। वह कोई और नहीं बल्कि सेन कुइयर होती है, जिसे देखकर फैंग जैंग का चेहरा लाल हो जाता है। सीन चेंज होता है। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें फैंग यान दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा होता है और अपने मूनलाइट गू को रिफाइन कर रहा होता है और कहता है, लगभग 30 मिनट हो रहे हैं जब से मैं इसे रिफाइन कर रहा हूँ और मैंने अपने प्राइमल सी के लगभग आधे से ज्यादा प्राइमल इसेंस को यूज कर लिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ मैंने मूनलाइट गू के 0.08% को ही रिफाइन कर पाया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सबसे पहले रिफाइन कर पाऊंगा और एकेडमी के द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल स्टोन को ले पाऊंगा। जिसके बाद वह विंडो के बाहर देखते हुए कहता है, बारिश भी रुक चुकी है। तभी अचानक कोई उसके डोर को खटखटाता है और कहता है, यंग मास्टर फैंग युआन ये मैं हूँ। लगभग 3 दिनों से बारिश हो रही है तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ खाने और पीने के लिए वाइन लेकर आई हूँ, जिससे आपकी बोरियत भी मिट जाएगी। जिसके बाद वो डोर को खोल के अंदर आने लगती है। फैंग युआन उसकी ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा तो आखिरकार यहाँ आ ही गई। ये कोई और नहीं बल्कि सेन कुइयर होती है जो कहती है, यंग मास्टर खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, हाँ लाओ यहाँ, वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है, इसे अंदर लेकर आओ। जो सुनकर सेन कुइयर खाने की टोकरी को अंदर लाती है और उसे टेबल पर रखते हुए कहती है, यंग मास्टर आज आपकी सर्वेंट ने बहुत साहस जुटाया है ताकि वो आपको कंपनी दे सके। जिसके बाद वह खाने को टेबल पर रखती है और फैंग युआन के जांघों पर आकर बैठ जाती है और कहती है, यंग मास्टर ये सर्वेंट आपको हमेशा से लाइक करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर का टैलेंट किस ग्रेड का है। मैं हमेशा यही विश करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साइड रहूं और हमेशा आपको सपोर्ट कर सकूं। ये कहकर वह उसके धीरे धीरे क्लोज जाने लगती है। जिसके बाद वह फैंग युआन के कानों के पास आकर उससे कहती है, आज ये सर्वेंट आपको अपनी बॉडी देना चाहती है। जिसके बाद वह वाइन को अपने मुंह में भरती है और अपने मुंह को फैंग युआन के मुंह की तरफ ले जाने लगती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे फैंग युआन की आवाज आती है जो उसे कहता है, कब तक तुम ऐसे प्रिटेंड करती रहोगी, ये वास्तव में सिर्फ एक साजिश है जो मेरे अंकल और आंटी द्वारा मेरे लिए बिछाया गया है। जो सुनकर वो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी फैंग युआन उसके गले को पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से दबाने लगता है, जिससे सेन कुइयर को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह किसी तरह बोलते हुए कहती है, यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, ऐसा लगता है कि अंकल और आंटी ने तुम्हें मुझे बहकाने और फंसाने के लिए यहाँ भेजा है। इसका मतलब यही है कि नीचे पहले से ही कई लोग मौजूद होंगे। बहुत खूब बहुत खूब। और वह उसके गले को और भी तेजी से दबाते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझे सेड्यूस करने वाली होती कौन हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने छाती पर इस 2 सड़े हुए मांस के टुकड़ों को दिखाकर मुझे सेड्यूस कर पाओगी और मुझे फंसा पाओगी। जो बोलकर वह उसके गले को और भी तेजी से पकड़ने लगता है।
जिसके बाद वह कुछ देर सोचते हुए उसके गले को छोड़ देता है। फेंग युआन के हाथों से बचने के बाद सैन कुइयर जोर जोर से सांसें लेने लगती है और वह खांसने लगती है। तभी फेंग युआन उसके फेस पर अपने हाथों को रखते हुए और डरावने अंदाज में कहता है, सैन कुइयर, तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फेंग युआन के ऐसे धमकी को सुनकर सैन कुइयर एकदम से घबरा जाती है और उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। जिसके बाद फेंग युआन उसे छोड़ देता है और उसके तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो और तुमने मुझे बहुत सालों से सर्व किया है, इसलिए सिर्फ इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम हमेशा से यही चाहती हो कि तुम किसी तरह अपने ये सर्वेंट वाली लाइफ से छुटकारा पा सको। अगर तुम्हें किसी पर ट्राई करना ही है तो मेरे लिटिल ब्रदर पर करो। वैसे भी वह थोड़ा पागल और भोला है, वह तुम्हारे जाल में जरूर आ जाएगा। जिसके बाद फेंग युआन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर सैन कुइयर वहां से तुरंत निकल जाती है और रूम के बाहर आ जाती है। तभी वहां हमें दो शैडो दिखाई जाती है जो उससे पूछती हैं, आखिर क्या हुआ, क्या तुम सफल हुई, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। जो सुनकर सैन कुइयर कोई भी जवाब नहीं देती तो उसके खामोश रहने से वह दोनों शैडो कहते हैं, अच्छा तो तुम फेल हो गई हो। तभी हमें फेंग युआन को दिखाया जाता है जो कहता है, तो उन दोनों ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर चारा तैयार कर रखा था। वैसे ये मेरे प्रीवियस लाइफ से ज्यादा इनोवेटिव था। अंकल और आंटी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद वह सोचता है, मुझे नहीं लगता अब इस घर में रहना मेरे लिए सेफ होगा, मुझे रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। जिसके बाद सीन हमें एक होटल का दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग युआन आ चुका था और वह वहाँ के ओनर से कहता है, मुझे एक रूम चाहिए। जो देखकर ओनर फेंग युआन की तरफ देखता है और उसके अपीयरेंस से उसे जज करने लगता है और उससे कहता है, सर हमारे यहाँ जो रूम्स है वह बहुत ही महंगे हैं। अगर आपके अपीयरेंस से जज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। जो सुनकर फेंग युआन तुरंत ही उसके सामने दो स्पिरिचुअल स्टोन रख देता है और कहता है, क्या ये इनफ होंगे। जो देखकर वह ओनर तुरंत ही अपने लैंग्वेज को बदल लेता है और कहता है, जी 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 जरूर सर, ये बहुत है, आप जाकर थोड़ा आराम करिए जब तक मैं आपके रूम को तैयार करवा देता हूँ। जिसके बाद वह वेटर को बुलाते हुए कहता है, वेटर जल्दी सर के लिए कुछ खाना और वाइन लेकर आओ। जिसके बाद फेंग युआन वहां के एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उसे दूर में कुछ ग्रुप में लोग दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जिसके बाद फेंग युआन के सामने फूड और वाइन लाया जाता है। जो देखते हुए फेंग युआन अपने मन में सोचता है, मेरे पास टोटल 6 स्पिरिचुअल स्टोन थे जिसमें से मैंने 2 यहाँ पे खर्च कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ 4 ही स्पिरिचुअल स्टोन बचे हुए हैं और मुझे एटलीस्ट 7 या 8 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए अपने मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए। अगर बात की जाए लीकर वॉर्म को रिफाइन करने की, जितने मेरे पास अभी स्पिरिचुअल स्टोन है इतना तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत सारे चाहिए होंगे, लगभग 20 to 30 स्पिरिचुअल स्टोन। सिर्फ एक प्राइमल स्टोन से कोई भी एक ऑर्डिनरी फैमिली लगभग 1 महीने तक आराम से रह सकती है। और अगर मुझे अपने लीकर वॉर्म को रिफाइन करना है तो मुझे एटलीस्ट 20 प्राइमल स्टोन की ज़रूरत होगी। लेकिन जो अभी मैं कर सकता हूँ वह सिर्फ यही है कि मैं किसी तरह फ्लावर वाइन मॉन्क के लेगेसी को ढूंढ पाऊँ। लेकिन अफसोस मैं लगभग 1 वीक से लगातार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे लीकर वॉर्म नहीं दिखा। आखिर क्यों ये अभी तक भी काम नहीं कर रहा, आखिर क्यों वो लीकर वॉर्म मेरे सामने अपीयर नहीं हो रहा। तभी उसे वही ग्रुप दिखता है जिनमें लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, बिग ब्रदर फैंग, आज आपने एक वाइल्ड पिग को अकेले मार गिराया, इस खुशी में तो पार्टी बनती है, मुझे आपके लिए वाइन को ऑर्डर करने दीजिए। जो सुनकर ब्रदर फैंग कहता है, नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। तभी उनमें से वही गंजा बंदा कहता है, नहीं नहीं ब्रदर, अकेले एक वाइल्ड पिग को मार देना ये कोई छोटी बात नहीं होती। आज मैं अपने तरफ से आपको वाइन ऑफर करना चाहता हूँ, ये लीजिए। जो सुनकर ब्रदर फैंग बार बार मना कर रहा होता है। जो देखकर वह टकला बंदा कहता है, लगता है आपको यह वाइन पसंद नहीं आई। जिसके बाद वह वेटर को बुलाते हुए कहता है, वेटर तुम्हारे शॉप की जो सबसे अच्छी वाइन हो उसे लेकर आओ। जो सुनकर ब्रदर फैंग उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वह तब भी वेटर को ऑर्डर देता है। जो सुनकर वेटर वहाँ आता है और उससे कहता है,
हमारे यहाँ की सबसे अच्छी वाइन बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो सुनकर उस गंजे बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे वाइन के पैसे नहीं चुकाऊंगा? जो सुनकर वह वेटर घबराते हुए कहता है, सर मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, बस मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो वाइन है वो बहुत ही महंगी है। उन सभी की बात सुनकर एक बंदा उन पर हंसने लगता है जिसका नाम जियांग होता है। वह उन सभी से कहता है, जब तुम्हारी वाइन खरीदने की औकात नहीं है तो तुम्हें शांति से अपने मुंह को बंद करके बैठना चाहिए, फालतू में यहाँ हंगामा मत खड़ा करो। जो सुनकर उस गंजे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, यू लिटिल ब्रैट, तुमने अभी क्या कहा? दोबारा फिर से कहकर दिखाओ। जो सुनकर जियांग उठते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ नहीं आई? मैंने क्या कहा था? क्या तुम चाहते हो मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊं? जैसे ही जियांग खड़ा होता है उसे देखकर वहाँ जितने भी हंटर का ग्रुप होता है वह डरने लगते हैं, क्योंकि जियांग के कमर पर एक बेल्ट बंधी हुई होती है जो दर्शाती है कि वह गू मास्टर के रैंक 1 पर है। इसीलिए जितने भी हंटर के ग्रुप के लोग होते हैं वह डरने लगते हैं और जियांग से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था कि ये आप हैं। हमने लगता है ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए हम वाइन के नशे में कुछ भी कह रहे हैं। सर अगर अब से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें सर बख्श दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। उनकी बात सुनकर जियांग उनके पास आता है और वेटर को ऑर्डर देते हुए कहता है, वेटर, जो इन लोगों ने वाइन मंगाई थी वह वाइन मेरे लिए लेकर आओ। इसके बाद वेटर वो वाइन लेकर आता है और जियांग को देता है। जियांग उस वाइन को लेता है और उसके ढक्कन को खोलकर उसकी खुशबू को महसूस करता है और कहता है, सच में ये वाइन एक्सपेंसिव होने के लायक है। इसका नाम ग्रीन बैम्बू वाइन है जो इस विलेज के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। तुम हंटर्स का ग्रुप मुझसे भी अमीर है जो 2 प्राइमल स्टोन की वाइन को खरीद कर पीना चाह रहा है। जो सुनकर उस ग्रुप में से वही गंजा वाला बंदा कहता है, सर अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे पी सकते हैं, मैं इसके पैसे दे दूंगा। जो सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी बॉटल को उसके सर पर फोड़ देता है और फोड़ते हुए कहता है कि तुम लोली क्रिएचर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, क्योंकि अभी मेरे पास प्राइमल स्टोन ज़्यादा नहीं है इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो सुनकर वह गंजा बंदा और भी घबराने लगता है और घुटनों पर आकर बार बार अपनी जान को बख्शने की भीख मांगने लगता है और कहता है, सर प्लीज़, सर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज़ आती है जो जियांग से कहती है, जियांग बस करो, तुमने उन्हें सबक सिखा दिया है। तुम्हें भले ही अपने रेपुटेशन की चिंता ना हो लेकिन मुझे अपने रेपुटेशन की चिंता है। जिसके बाद जियांग वहाँ बैठे सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है, अगर किसी में हिम्मत है तो वह जाके ग्रीन बैम्बू वाइन को ऑर्डर करके दिखाए। लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो वेटर से कहती है, वेटर मेरे लिए 1 जार ग्रीन बैम्बू वाइन लेकर आओ। जो सुनकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह पीछे पलटता है तो उसे एक 15 साल का बच्चा दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि फेंग युआन होता है। फेंग युआन के ऐसे वाइन ऑर्डर करने को देख के वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वह शौक में हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इस बच्चे को मरना है? क्या इसे डर नहीं लगता? लेकिन जियांग फेंग युआन से आने वाले गू मास्टर के ऑरे को पहचान लेता है और कहता है, तो अच्छा, तो इसीलिए ये ब्रैड मुझसे डर नहीं रहा। जिसके बाद वो फेंग युआन से कहता है, अगर ब्रदर तुम्हारी बात है तो फिर कोई बात नहीं, तुम ये वाइन ले सकते हो। जिसके बाद वेटर फेंग युआन को ग्रीन बैम्बू वाइन ला कर देता है जो लेकर फेंग युआन वहाँ के ओनर से कहता है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। जो सुनकर वहाँ का ओनर कहता है, जी सर आप जाइए, मैं आपका वेट करूँगा। जिसके बाद फेंग युआन वाइन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग युआन वाइन लेकर आ गया होता है और कहता है, अभी अभी बारिश हुई है जिस वजह से यहाँ की हवा भी बहुत ताज़ी होगी और इससे शराब की जो महक होगी वह अच्छे से फैलेगी, जिस वजह से शायद आज लीकर वार्म जरूर अट्रैक्ट होगा। जिसके बाद वह वाइन के ढक्कन को खोलकर वाइन को ज़मीन पर गिराने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास और भी ग्रीन बैम्बू वाइन लेने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। मैं लगातार 1 वीक से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक लीकर वार्म अपीयर नहीं हुआ। ये मेरा आखिरी गैम्बल है। अगर इस बार भी लीकर वार्म अपीयर नहीं हुआ तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। जिसके बाद
वह जितनी भी वाइन होती है उसको ज़मीन पर गिरा देता है और कुछ देर वहाँ पे वेट करने लगता है। जब बहुत देर तक कोई भी हलचल नहीं होती और लीकर वार्म गू अपीयर नहीं होता तो वह बहुत ही निराश होता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में फेल हो गया? मुझे नहीं लगता अब लीकर वार्म मुझे दोबारा मिल पाएगा और ना ही मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क का इनहेरिटेंस मिल पाएगा। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैं और समय बर्बाद करूँगा तो मेरे पास मूनलाइट गो को रिफ़ाइन करने के लिए भी समय नहीं बचेगा। जो कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसी फॉरेस्ट में मूनलाइट पड़ने लगती है जो फेंग युआन पर भी आके पड़ती है, जिस वजह से फेंग युआन रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी उसे अचानक से लीकर वार्म गू दिखाई देता है जो वहाँ अपीयर हो चुका था और वह कम्प्लीटली ड्रंक था, जिसे देखकर फेंग युआन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है सच में ये आखिरकार अपीयर हो चुका है और ये अभी बहुत ही ड्रंक है, मुझे इसे पकड़ना होगा, यही मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क के इनहेरिटेंस तक ले जाएगा। जिसके बाद फेंग युआन लीकर वार्म गू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम लेता है उसके नीचे की ज़मीन धंस जाती है और वह एक गुफे के अंदर गिर जाता है। जब वह अपने आप को संभालता है तो वह देखता है कि वह एक अंडरग्राउंड गुफे में गिर गया है और यह गुफा कोई और नहीं बल्कि फ्लावर वाइन मॉन्क का इनहेरिटेंस वाला गुफा है, जहां फ्लावर वाइन मॉन्क की डेड कॉर्प्स और उसका इनहेरिटेंस पड़ा हुआ है। जो देखकर फेंग युआन अपने आसपास देखता है तो उसे एक वाटरफॉल दिखाई देता है, जो देखकर वह सोचता है शायद इसीलिए मैं इस केव के एंट्रेंस को नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि ये केव वाटरफॉल के दूसरे साइड था। देखो गुफे का जो एंट्रेंस है वो वाटरफॉल के पीछे साइड है, लेकिन जो हमारा फेंग युआन है वो ज़मीन के धंसने की वजह से उस गुफे के अंदर आया है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। जिसके बाद उसकी नज़र फ्लावर वाइन मॉन्क के डेड कॉर्प्स पर पड़ती है, जो देखकर वह कहता है फाइनली फ्लावर वाइन मॉन्क मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस मिल चुका है। इसके बाद वह फ्लावर वाइन मॉन्क के डेड कॉर्प्स की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो उससे कहती है हिलने की कोशिश भी मत करना। जो सुनकर फेंग युआन एकदम स्टक हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। तो इसी सीन के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ।